हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आई होप आपका एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन को लेकर और ऑल पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन को लेकर आपका बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी और आप केमिस्ट्री के साथ साथ जनरल पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक है, और आज लेने वाले हैं हम केमिकल बॉन्डिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। आपको मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, आपको मिल गई होगी। उस पीडीएफ को आपको क्या करना है, दूसरे फ़ोन में सेव कर लेना है। मैं जैसे ही वीडियो वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो आपको बताता रहूँगा मैं कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ और आपको वीडियो में देखते रहना है उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज द केमिकल बॉन्डिंग प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। आई होप ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आए और इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल ट्रिक्स बताऊंगा। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में मैं एमओटी के ऊपर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ, बिल्कुल वंडरफुल शॉर्ट ट्रिक्स वाली। ठीक है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी हमने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर दिया है 2 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो जिसको अब तक 30 लेक्चर मिल चुके होंगे वो सबसे बड़ी बात है। आज लेक्चर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज का। ठीक है, आपके सामने पीडीएफ होगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिला होगा पीडीएफ में। देखो पहला क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। जिस वीडियो देखने के बाद ही, ये 2 वीडियो देखने के बाद ही, केमिकल बॉन्डिंग की 2 वीडियो देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें, आपको बोल देता हूँ। पहले क्वेश्चन आपको बिल्कुल कर लोगे, सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछ रखा है तो ट्रिक बताई थी ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। जहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी वहां पर बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करके देख लेना, जहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, डेफिनेटली। सेकंड क्वेश्चन करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे मैक्सिमम होता है। लोन पेयर के बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और सबसे कम होता है आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपको करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द मॉलिक्यूल मीथेन अमोनिया एंड वाटर। जो आपको पीडीएफ मिली है उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, मीथेन अमोनिया और वाटर आपको 3 स्पीशीज दी हुई है। आपको 4 स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो आपको बता दूं, सबसे पहले एक तो है मॉलिक्यूल मीथेन, एक है आपका मॉलिक्यूल अमोनिया और एक है मॉलिक्यूल वाटर। तो तीनों में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और जब तीनों मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन एक जैसी हो, उन मॉलिक्यूल्स को आपस में आइसोलोबल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। आइसोलोबल कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बताने वाला हूँ। आइसोलोबल कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर सेम हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, उन कंपाउंड्स को आइसोलोबल कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि आइसोलोबल वर्ड आया है आइसो प्लस लोब्स, जिनमें इक्वल नंबर ऑफ लोब्स हो। अब वो लोब्स चाहे बॉन्ड पेयर की हो चाहे लोन पेयर की हो, उससे मैटर नहीं करता। आप मीथेन में देखिए, मीथेन में 4 के 4 बॉन्ड पेयर आते हैं। अमोनिया में देखिए आपके 3 बॉन्ड पेयर आते हैं और 1 लोन पेयर आता है। यस, और वाटर के अंदर देखिए 2 बॉन्ड पेयर आते हैं और 2 आपके लोन पेयर आते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4। और मैंने आपको बोला था कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर चारों के तीनों स्पीसीज के सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगी, सेम आएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि लोब्स भी सेम है, 4 लोब है, इसमें भी 4 लोब है, इसमें भी 4 लोब है। इसके 4 के 4 लोब्स के ऊपर बॉन्ड पेयर है, इसकी चारों लोब्स के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, और इसकी 4 लोब्स में से 2 लोब पे बॉन्ड पेयर है और 2 लोब्स पे लोन पेयर है। लेकिन लोब्स चारों में इक्वल है तीनों स्पीसीज में, तो इनको आइसोलोबल स्पीसीज कहते हैं। एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केसेज है। इन केस ऑफ, आपको ट्रिक बताते जाऊंगा मेरे भाई, आइसोलोबल स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा रिपल्सन होता है। क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ता है तो सीधा याद रखना बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, क्योंकि रिपल्सन बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप खुद ही देखिए, आइसोलोबल स्पीसीज के केस में ये कॉन्सेप्ट लगा देना, 4 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 0।
यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 1 और यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 2। तो हम 0 1 2 इधर से इधर जा रहे हैं, लोन पेयर बढ़ रहे हैं, लोन पेयर बढ़ेंगे रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल घट जाएगा। इसलिए आपको पता होगा अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वाटर में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है और वाटर में अमोनिया में 107 डिग्री होता है और वाटर में होता है 104.5 डिग्री। वाटर की शेप बोलते हैं बेंट और वी शेप। यस, अमोनिया की शेप को सबको पता है क्या बोलते हैं पिरामिडल। यस, और मीथेन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तब बोलते हैं जब कोई भी लोन पेयर ना हो, जब लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री कहलाती है। लोन पेयर आने से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है और वो शेप बन जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं है, पिरामिडल शेप है, क्योंकि लोन पेयर आने से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई है और वो भी क्या है बेंट और वी शेप है, नॉट ए ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 109 डिग्री 28 मिनट, देखो लोन पेयर बढ़ने से रिपल्सन बढ़ रहा है और रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। तो कई बार पेपर में आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा? कि एक आपको दे रखा है मॉलिक्यूल BF3, एक मॉलिक्यूल दे रखा है मीथेन, एक मॉलिक्यूल दे रखा है अमोनिया और एक मॉलिक्यूल दे रखा है वाटर। आपसे कहते हैं इन चारों स्पीसीज को बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबको पता है BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर में क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 में एंगल कितना होता है 120 डिग्री। शेप कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या है दोस्तों? ट्राइगोनल प्लेनर। अमोनिया में बात, अब मीथेन में कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया में 107 डिग्री और वाटर में 104.5 डिग्री। तो आए इंक्रीजिंग ऑर्डर यही रहेगा बॉन्ड एंगल का। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद रखना है। तो बॉन्ड एंगल रिपल्सन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऑर्डर आपका सीधा का सीधा बन जाएगा बॉन्ड एंगल का। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे से याद रखेंगे स्पीसीज को। तो ये क्वेश्चन देखो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये होती है प्रॉब्लमेस्टिक अप्रोच, एक क्वेश्चन को सही मायने में सोल्व करना और उस क्वेश्चन से ये बताना उसके जैसे कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सोच के चलो, जब मैं एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाऊंगा 6 नवंबर से 20 नवंबर तक और साथ में मॉक टेस्ट भी दूंगा, आपकी कितनी ब्यूटीफुल तैयारी होगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लास्ट के 15 दिन में आपकी जो मैं प्रिपरेशन का लेवल लेकर जाऊंगा ना, आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल उस दिन के लिए तैयार रहिए, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस देना है कि आप मेरे शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है 5 नवंबर तक मेरे को आपको पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का रिवाइज करवा देना है, ठीक है। अभी 20 अक्टूबर तक का शेड्यूल आपको दे रखा है, अगले 15 दिन का शेड्यूल मतलब 21 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का, 21 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का शेड्यूल मैं बना रहा हूं और उसमें पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, ठीक है। यस, लेकिन शेड्यूल को ब्रेक नहीं करना है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो मिलती रहेंगी, देखते रहना और साथ साथ भाई अपने जर्नल पेपर की तैयारी को बनाए रखना, ठीक है। साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, अपना मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, थोड़ा थोड़ा टाइम इसको देते रहना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप पता लगा लेंगे, अब चारों स्टेटमेंट में देख लेना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, आपको मैंने तरीका बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इंटरमोलिकुलर होती है, HCN में इंटरमोलिकुलर होती है, सेल्यूलोज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सेल्यूलोज के अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? तो इसका आंसर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? एसिटिक एसिड के अंदर होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पेपर में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो किस में होती है? आपके एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछा है इसने? हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर सेल्यूलोज के अंदर होती है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इंटरमोलिकुलर होती है, HCN के अंदर इंटरमोलिकुलर होती है, एसिटिक एसिड के अंदर भी इंटरमोलिकुलर होती है, सेल्यूलोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर होती है, ठीक है। चलिए
हाइब्रिडाइजेशन देखो 5वां क्वेश्चन भी कर लोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की सारी ट्रिक बता रखी है, पूरा अप्लाई कर देना। 5th क्वेश्चन भी हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे डिस्कस करोगे। कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया मैं। इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल भी है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ अपना साथ में खोले रखना, किसी दूसरे मोबाइल में, लैपटॉप में, टैब में, कहीं भी दूसरे सोर्स पर खोले रखना और वीडियो को साथ साथ कंटिन्यू रखना, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, हाँ जी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होना चाहिए। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक कार्बोनेट है, कौन कौन से हैं, एक नाइट्रेट है, अभी पता लग जाएगा, एक आपका सल्फाइट है SO4 2 नेगेटिव, और एक आपके साथ है ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। ये 4 स्पीसीज है, इन्हीं के डिफरेंट पेयर बनाए हुए हैं। अभी चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। चलो आपको बता दूं, आइसो स्ट्रक्चरल कौन से कंपाउंड होते हैं, सुन लो। आइसो स्ट्रक्चरल वो कंपाउंड होते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर होती है। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होती बात। जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो समझ जाओ वो स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल होती है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ते हैं। जैसे कैसे काउंट करेंगे, देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 6 दिए, 1 ऑक्सीजन में 8 होते हैं। 3 ऑक्सीजन में कितने हो गए, 24, और 2 नेगेटिव है तो 2 ऐड कर लो, कितने हो गए, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, NO3 नेगेटिव में देखते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 ऑक्सीजन में 8 दिए 24, और 1 नेगेटिव में तो 1 ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगले देखिए, सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर में 16 होते हैं। 3 ऑक्सीजन में कितने होते हैं, जल्दी बोलो, 3 ऑक्सीजन में होते हैं 24, और 2 नेगेटिव पे 2 ऐड कर लीजिए, टोटल कितने हो गए, 42 इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखते हैं क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17 होते हैं, और 3 ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 24, और 1 माइनस है तो 1 ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 42 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बात तो क्लियर हो गई, ये 2 स्पीसीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये 2 वाली, और ये 2 स्पीसीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन एग्जामिनर ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल भी होनी चाहिए। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होनी चाहिए लेकिन इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आनी चाहिए। तो एक बार हाइब्रिडाइजेशन और चेक कर लेते हैं। तो ये आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सीधी ट्रिक बताई थी। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 6 दिए 18, और 2 नेगेटिव का 2 चार्ज ऐड कर लो, टोटल कितने हो गए, 24। 24 को कितने डिवाइड करते हैं, 8 से, 24/8 करोगे दोस्तों 3 आएगा, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। नाइट्रेट के अंदर देखो, NO3 नेगेटिव के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 ऑक्सीजन में आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, और 1 नेगेटिव में 1 ऐड कर लो, टोटल यहाँ भी कितना आया 24, 8 से डिवाइड करो 3 sp2। तो देखो ये दोनों स्पीसीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों में सेम आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर जो होती है वो भी प्लेनर ट्रायंगुलर होती है, या ये ट्रायंगुलर प्लेनर कह दो या ट्राइगोनल प्लेनर कह दो, और नाइट्रेट आयन की जो स्पीसीज की स्ट्रक्चर होती है वो भी प्लेनर ट्रायंगुलर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो ये पेयर तो आंसर है ही, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग दिया गया है, इस पेयर का आंसर है ही, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अब ये दोनों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आपस में आइसो स्ट्रक्चरल भी है या नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए। तो SO3 नेगेटिव का निकाल के देखते हैं। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, एक बार जल्दी से नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट कर लेना। ठीक है, मैं चारों के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेता हूं, आपको क्वेश्चन में मैच कर लेना है किस कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है। चलो, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 3 18, और 2 नेगेटिव है तो 2 ऐड कर लो, 2 ऐड कर लें कितने हो गए 26, और 26/8 करेंगे तो बताया था 6 3 8 3 24, पहले 2 बचेगा, 2 1 कम 2। ये निकालने सिखा रखा है मैंने, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक सिखा रखी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। सल्फाइड आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, इसकी ओर निकालते हैं। क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 3 ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 3 24, सॉरी 6 3 18,
और एक नेगेटिव है तो एक ऐड कर लो। देखो यहाँ भी कितना आ रहा है 26, 26/8, तो यहाँ भी कितना आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो देखो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है 42-42 और आइसो स्ट्रक्चरल भी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो ये पेयर भी आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। तो इसके आंसर है, आई थिंक 2 आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं, इसके 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। एक तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में दे रखा है कार्बोनेट ना सॉरी SO3 2 नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव, और ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में CO3 2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसके 2 आंसर करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन में डेफिनेटली बच्चों को ग्रेस मिला होगा। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, देखो मेरा पर्पज यहाँ पर ये नहीं है कि सही गलत के बारे में बताना कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। मेरा यहाँ से पर्पज है आपको एक प्रॉपर नॉलेज देना कि आपको इन फ्यूचर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो अप्रोच जाननी है आपको ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन कितना टिपिकल है, क्वेश्चन कितना आसान है, आपको अप्रोच जाननी है कि अगर आपने पहले एग्जाम में फेस किया हुआ है या नहीं फेस किया हुआ है, डेफिनेटली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। आज लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे और इतने क्वेश्चंस में आपके केमिकल बॉन्डिंग के मोस्टली टॉपिक्स कवर कर दूंगा, क्योंकि MOT हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं और हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक भी मैंने दे दी। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 4 स्पीसीज दी हुई है, आपसे कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, एक है HCO3 नेगेटिव, एक स्पीसीज दी हुई है, दूसरी दे रखी है XeO4, तीसरी स्पीसीज दे रखी है CN2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और चौथी स्पीसीज दे रखी है CH2 के बाद CN2। देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। CN2 क्या होता है, इसको साइनोजन कहते हैं, पहले आपको बता दूं। दिस कंपाउंड इज नोन एज साइनोजन। 2 CN 2 साइनाइड होता है, ऐसे बनती है स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उधर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, ठीक है। यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई और 1 सिग्मा यहाँ पर ये रहा। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 तो सिग्मा हो गए और 4 पाई हो गए। 4 कितने हो गए, पाई। तो इसमें सिग्मा पाई इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये पूछा है किसमें सिग्मा पाई इक्वल होंगे। अब ये देखते हैं, CH2 ये भी वही बनेगा, 1 साइनाइड इधर लगा दो और 1 साइनाइड इधर लगा दो, ठीक है। अब देखो यार, इस H के 2 हाइड्रोजन ऐसे कर दो, टोटल देखो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और यहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई। तो टोटल 4 सिग्मा हो गए, सॉरी 4 तो पाई हो गए, और सिग्मा टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। तो यहाँ पर भी सिग्मा पाई इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। XeO4 में देखो, XeO4 की हाइब्रिडाइजेशन देखो निकालते हैं। जिनोन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 6 चौक 24, कितने आ गए 32, 32/8 करो कितना आएगा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऊपर 3 नीचे, ये सबको पता होती है स्ट्रक्चर। इसमें देखो 4 सिग्मा है और 4 ही पाई है, तो इसका आंसर तो मिल गया हमें। चलो एक बार ये और चेक कर लेते हैं। ये ये है बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन किससे आया है, कार्बोनिक एसिड से आया है। भाई बाइकार्बोनेट आयन किससे आता है, कार्बोनिक एसिड से आता है। कैसे, एक H पॉजिटिव निकाल लोगे तो क्या बनता है, बाइकार्बोनेट आयन बनता है। तो कार्बोनिक एसिड, ये बाइकार्बोनेट ऐसे बनता है, C+O, ठीक है। 1 OH अभी भी लगा हुआ है और 1 ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये बाइकार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखो आपका पाई तो एक ही है, सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, 1 पाई है और 4 सिग्मा है। तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता।
तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया XC3O4। तो आपको मैं अप्रोच देने आया हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं हमारे लिए, तो हम फंस कर बैठ जाते हैं, उस पर इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं जितना हमें नहीं लगाना चाहिए। इसलिए एक बार क्वेश्चन को फेस कर लोगे ना, तो एग्जाम में ये रहेगा कि इसके जैसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप से माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो मेरा आपसे यही अप्रोच है, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा, आपको तो ये लगेगा सर वही चीज़ रिपीट करवा रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आता। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन सबको पता है, फिर से वही रिपीट हो गया। 9th क्वेश्चन MOT के बेस पर 10 बार करवा रखा है, जल्दी से देख लेना। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की मैंने ट्रिक बता दी थी आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बता दी थी ना, उसको भूलना मत। देखो ये बताया था 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और सर याद रखने की ट्रिक, सर हमें पता कैसे चलेगा कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर हमें पता कैसे चलेगा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल क्या है। देखो 14 का आधा कर दो, 14 का हाफ कर दो, क्या हाफ, 14 का हाफ कितना होता है 7। फिर देखो 7 एटॉमिक नंबर किसका है, 7 एटॉमिक नंबर किसका है, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, तो N2 इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ट्रिक याद रखो। सर हमें पता कैसे चलेगा 16 का एग्जांपल, भाई 16 का हाफ कर दो, 16 का हाफ कितना होता है 8 किसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का, तो इसका मॉलिक्यूल होगा O2। ठीक है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। 18 का बॉन्ड ऑर्डर, 18 का हाफ करो कितना आएगा F2 बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। 20 का हाफ करो, कौन है नियॉन, Ne2, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0 होता है। ऐसे याद करो भाई, बिल्कुल ईजी है। 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 12 का हाफ करो 6, तो C2 स्पीसीज का 3 2 1 0 और ऊपर फिर घटेगा, यहाँ पर कितना आएगा 2। 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है, 10 का हाफ करो B2 मॉलिक्यूल, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, और ये 0 पे जाके खत्म हो जाता है। लास्ट आता है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और 8 का हाफ करो कौन होता है बेरिलियम, B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, करके देख लो। B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, करके देख लीजिए। अब इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं दे सकता भाई मैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। अब इसके बीच में कोई भी एग्जांपल देख लो, 10 और 12 के बीच में कौन आता है 11, तो 11 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, करके देख लो। 12 और 14 के बीच में कौन आता है 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आएगा। 14 और 16 के बीच में कौन आता है 15 का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 ही आएगा। अभी मैं 13 और 15 का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 13 और 15 का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि 13 14 से एक ऊपर आता है, 14 से एक नीचे आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बराबर आते हैं 2.5। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक आप ले लीजिए N2, क्या ले लीजिए N2, एक ले लो N2 पॉजिटिव और एक ले लो N2 नेगेटिव। कई बार पेपर में जाता है इन तीनों स्पीसीज को बॉन्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो देखो आपको क्या ट्रिक बताई थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी आल्सो। यस, और ये सारे के सारे फैक्टर एक ही चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है बॉन्ड लेंथ। आपको बता चुका मैं किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ के। तो ये डाटा एक पास आसानी से दोबारा से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो N2 कितना होता है 14, तो N2 पॉजिटिव कितना होता है 13, और N2 पॉजिटिव क्या होता है, ये सॉरी नेगेटिव है, N2 नेगेटिव कितना होता है 15, तो 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 होता है, और 13 वाले का भी 2.5 होता है, और 14 वाले का कितना होता है 3। तो हाईएस्ट किसका है N2 का, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट हो तो स्टेबिलिटी भी हाईएस्ट होती है, लेकिन उससे कम चाहे N2 पॉजिटिव लिख दो पहले या N2 नेगेटिव लिख दो, समझ में आ गई बात, चाहे N2 पॉजिटिव लिख दो चाहे N2 नेगेटिव लिख दो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा स्टेबिलिटी के मामले में N2 पॉजिटिव मार्क देगा इसको। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएंगे, N2 नेगेटिव के केस में जा सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें बराबर होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे इसको, और इससे बढ़िया ट्रिक नहीं दे सकता भाई मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक दी है मैंने आपको, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी।
ये ट्रिक आप आसानी से नोट कर लेना। और बीच में और एग्जांपल दे देता हूँ, 16 और 18 के बीच में कौन आता है? 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, 1 और 2 के बीच में। 18 और 20 के बीच में कौन आ सकता है? 19। 19 का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 ही आएगा। और 20 का एग्जाम्पल Na2, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाती। यस, आ गया समझ में? अब कितने भी एग्जाम्पल पढ़ लो, सारे के सारे बहुत ईजी आपके लिए। चलो 10th बहुत ईजी, आराम से कर लोगे। 11th क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ गया। और डाइपोल मोमेंट मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको बाद में कॉपी में नोट कर लेना आप, ठीक है? यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाएंगे। डाइपोल मोमेंट के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको एक खास बात बता दूं, डाइपोल मोमेंट सबसे मेन बात है, सभी फंस जाते हैं कि डाइपोल मोमेंट 0 कब होगा। सुन लो, डाइपोल मोमेंट 0 पता कहाँ पर होगा? एक तो पहला केस याद रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेगुलर ज्योमेट्री है, सबसे बेस्ट ट्रिक है डाइपोल मोमेंट 0 पता लगाने का। अगर किसी मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब लीनियर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब समझते हो? कोई भी लोन पेयर ना हो, क्योंकि ज्योमेट्री डिस्टोर्ट नहीं होती, वो शेप में कन्वर्ट नहीं होती, ज्योमेट्री ज्योमेट्री रहती है। चाहे वो लीनियर हो, प्योर लीनियर, चाहे वो ट्राइगोनल प्लेनर हो, प्योर ट्राइगोनल प्लेनर, चाहे वो प्योर टेट्राहेड्रल हो, प्योर टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और चाहे वो प्योर ऑक्टाहेड्रल हो, ये ध्यान रखेंगे, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, SF6 मीथेन, SiCl4, कितने भी एग्जाम्पल ले लो टेट्राहेड्रल के जिसमें लोन पेयर ना हो। ट्राइगोनल प्लेनर BF3, BCl3 एंड सो ऑन। लीनियर में देखो BeF2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। बताओ कितने एग्जाम्पल चाहिए जिसमें एक भी लोन पेयर ना हो, लीनियर ज्योमेट्री हो, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर ना हो। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर ना हो। इन सारे मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट 0 है, सोचना ही नहीं है। सारे के सारे नॉन पोलर, क्या होंगे? नॉन पोलर। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताई मैंने आपको, याद रखना है जिंदगी भर, ठीक है? अगर एक भी लोन पेयर आ गया ना तो डाइपोल मोमेंट आ सकती है। यस, डाइपोल मोमेंट आ सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। चलो अब कह रहा है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बताओ। अब देखो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। 10th 11th क्वेश्चन देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मीथेन है, तीसरा एग्जाम्पल अमोनिया है, और चौथा एग्जाम्पल NF3 है। देखो ये एग्जाम्पल तो रेगुलर में आ गए, बताए थे ना, रेगुलर ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट 0, रेगुलर ज्योमेट्री, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। अब आती इन तीनों की बात। दोस्तों गांठ बांध लो, पेपर में आने लायक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अमोनिया से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट NF3 की होती है, और अमोनिया की डाइपोल मोमेंट NCl3 से ज़्यादा होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। अमोनिया की डाइपोल मोमेंट NF3 से तो कम होती है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से, NCERT का डाटा है। लेकिन अमोनिया की डाइपोल मोमेंट NCl3 से ज़्यादा होती है, ट्राइक्लोराइड से ज़्यादा होती है, फ्लोराइड से कम होती है। नोट कर लो इस डाटा को। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलरिटी बताता है, और चाहे पोलरिटी का ऑर्डर मान लो आप, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये एग्जाम में। तो इसका आंसर है NF3। चलो भूलना मत इसको डाइपोल मोमेंट के अंदर। और डाइपोल मोमेंट के अंदर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बता देता हूँ, पेपर में आने लायक। आपके सामने है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक आपके सामने है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और एक आपके सामने है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एग्जामिनर कह दे इन तीनों को डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑर्थो में एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, मेटा में एंगल 120 का होता है, और पैरा में एंगल जो होता है वो 180 का होता है। तो ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑर्थो मेटा पैरा में। तो जहाँ बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा डाइपोल मोमेंट मिनिमम होगी।
तो यहाँ पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट तो 0 होती है। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्थो देन मेटा देन पैरा। दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ जी, डाइपोल मोमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑर्थो मेटा पैरा के ये ऑर्डर बनता है। चलो आगे बढ़ जाएं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था, पेपर में आने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। अब कौन सी स्पीसीज है उसकी प्लेनर ट्रायंगुलर शेप आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये सब निकाल लेंगे। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप उसकी आएगी जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी जिसकी उसी की होगी, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। मैं बढ़िया से क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चलो अगला क्वेश्चन है 13, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। किसका ऑर्डर पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी का। ये क्वेश्चन आप खुद से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड वाटर में नहीं होता भाई, वाटर में दोनों बॉन्ड सिग्मा होते हैं, सबको पता है। वाटर में दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं, बाकी सब में पाई बॉन्ड होता है। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर से वही एग्जाम्पल आ गया। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 15, ठीक है। एक है BF3, एक है SF4, एक है SiF4 और एक मॉलिक्यूल है XCF4। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। पूछा है इन चारों में से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सा पोलर है, मतलब जिसकी डाइपोल मोमेंट होगी वो पोलर होगा। तो देखो दिस इज द रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड दिस इज आल्सो रेगुलर ज्योमेट्री, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। XCF4 की ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। चाहे बना के देख लो, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और लोन पेयर को लोन पेयर कैंसिल आउट कर देता है। तो चारों के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन ये होती है दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो दिस इज आल्सो डाइपोल मोमेंट 0, दिस इज आल्सो डाइपोल मोमेंट 0, दिस इज आल्सो डाइपोल मोमेंट 0। यही मॉलिक्यूल बचता है, इसमें लोन पेयर आता है, सीसा से पढ़ा होगा आपने। यस, ये ज्योमेट्री बनती है इसकी, एक लोन पेयर आ जाता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पोलरिटी आ जाती है। तो दिस मॉलिक्यूल इज द पोलर, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती, इसका आंसर आएगा SF4। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे आपकी, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे। 15 हो गया। 16 सबको पता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल लेना। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है किस कौन सा मॉलिक्यूल स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है। देखो आपको ट्रिक बताई थी, जितनी भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं वो पैरामैग्नेटिक होती है। मॉलिक्यूल्स के मामले में क्वेश्चन आता है MOT के ऊपर, और जितनी भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं वो डायमैग्नेटिक होती हैं। लेकिन मैंने कहा था इसमें 3 एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, BOS बोस, B2O2S2, ये होता है 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये होती है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये होता है 32 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये तीनों स्पीसीज इवन नंबर होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, कि ऑक्सीजन के पाई स्टार जो ऑर्बिटल है ना, π2px और π2py, दोनों के पाई स्टार ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं। और बोरॉन के अंदर π2px और π2py जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें आते हैं आपके, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और S2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है वेपर स्टेट के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसके फेज में अंदर, वेपर फेज में, क्योंकि सल्फर सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक होता है और एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, हर ट्रिक को आपको समझना है। बस अब क्या है देख लो, आपको अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, जिसमें देख लेना ऑड इवन का चक्कर देख लेना, पता चल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 16 भी हो गया। 17 आप खुद कर लोगे, बहुत बार आ चुका। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, किसका आएगा, कर लोगे आसानी से। चलो, कौन सी स्पीसीज में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये आएंगे। देखो पता लगाने का तरीका बताता हूँ। ये कह रहा है कौन सी स्पीसीज में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा वो, भाई बॉन्ड पेयर में तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा। और 1 लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है,
एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 3 और 2 5। तो आपको ऐसा एटम ढूंढना है, ये ट्रिक बता रहा हूं पता लगाने की। आपको ऐसा सेंट्रल एटम ढूंढना है जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो देख लो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, वाटर में नहीं है, वाटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, BF3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसके अकॉर्डिंग। चले तो मॉलिक्यूल में PCl3 आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या हो गया, PCl3, क्योंकि आप 3 बॉन्ड पेयर बना सकते हो इसके अंदर और एक लोन पेयर दिखा सकते हो। ठीक है, इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 19 फिर से वही रिपीट हो गया, जहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। देखो बता रहा हूँ ना, बार बार कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। चलिए हाँ, एक और आपको बता दूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ बनता है वहाँ पर दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ये ट्रिक देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन की sp2 होती है, और जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं कह दूँ एग्जाम्पल, बेंजीन, क्या कह दिया, बेंजीन। अब बेंजीन में ये वाला और ये वाला कार्बन देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला कार्बन देखो, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये वाला कार्बन देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और देखो आपसे कहते हैं एग्जामिनर कि पेंट 2 इन 4 आइन, ये स्ट्रक्चर है, पेंट 2 इन 4 आइन, और आप उस एग्जामिनर उसमें कह दे फर्स्ट सेकंड और 5th कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। बहुत अच्छा, पेंट 2 इन 4 आइन की स्ट्रक्चर है, उसमें सेकंड और 4th कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, ये बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंट मतलब 5 कार्बन, ये हो गए, 2 पे इन है, ये इन हो गया, 4 पे आइन है, ये 4 पे आइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगाओ, या हाइड्रोजन 3 लगेंगे, या हाइड्रोजन 1 लगेगा, या हाइड्रोजन 1 लगेगा, यहाँ एक भी हाइड्रोजन की डिमांड नहीं है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 लगेगा। ठीक है, अब नंबरिंग का ध्यान रखना, नंबरिंग कैसे होती है। मान लो एक कंपाउंड का नाम नहीं होता और आपको केवल ये कंपाउंड दिया होता, तो आपसे कह देते इसमें सेकंड और 5th कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब कुछ एग्जामिनर कुछ वो सोचेंगे सेकंड कार्बन ये है और 5th कार्बन ये है, तो हाइब्रिडाइजेशन गलत कर बैठोगे, क्योंकि सेकंड कार्बन अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो आपका सेकंड कार्बन ये है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, और 5th कार्बन के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर कितनी आएगी, sp3। एक तो आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में दोनों से आए तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो नंबरिंग जो होती है वो डबल बॉन्ड की तरफ से होती है। 1 2 3 4 5, यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर दोस्तों, इधर से करेंगे। तो सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2 है, सेकंड कार्बन sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, और 5th कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, sp2 और sp आंसर आएगा इसका। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो इसका ये आंसर करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ कर चलने हैं, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, संभाल लोगे। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं डेफिनेटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी को पता है, 18 19 भी हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर आप आसानी से काउंट कर लेंगे। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आयंस इफ द लिस्ट गिवन बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल। बस जिसमें आपको 6-7 स्पीशीज दे रखी है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, वो पेयर देख लेंगे आप। काफ़ी सिखा दिया, आप आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। और देखो ये सबको पता है, बोरॉन के ट्राइलाइट्स लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, दे आर लाइकली टू बिहेव एज लेविस एसिड नॉट लेविस बेस। अब जिनके ऊपर लोन पेयर फ्री होते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया,
अल्कोहल, ईथर, ये क्या है आपके, ये लविस बेस होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी एनायन हो, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सारे किसका काम करते हैं, आपके लविस बेस का काम करते हैं। तो इसमें अमोनिया नहीं हो सकता, OH नेगेटिव नहीं हो सकता, वाटर नहीं हो सकता। ये क्या आंसर है इसका, BF3। बहुत ईजी क्वेश्चन है ऐसे ऐसे। 23 कर लोगे, काफ़ी बार करवा दिया। सेम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लोगे, ये भी काफ़ी बार करवा दिया। कौन सा स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन पर, 25 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, BE2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी ये बताया था, आपको याद होगा, BE2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 0 आया था कि नहीं आया था। अरे BE2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, BE2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आया था आपका 0, यानी कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाते हैं तो ध्यान रखा करो, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। बॉन्डिंग होते हैं बिना स्टार वाले और एंटी बॉन्डिंग होते हैं स्टार वाले, ठीक है। हाँ जी, बॉन्डिंग, ये तो बॉन्डिंग तो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO से आते हैं, और एंटी बॉन्डिंग होते हैं आपके स्टार वाले। तो अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 0 इक्वल हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 4 है और एंटी बॉन्डिंग भी 4 है, तो 4 - 4/2, 0/2 करोगे आप, 0 ही आएगा। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो तो मॉलिक्यूल क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। आप आगे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। हाँ जी, पेपर के आने लायक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल लगाना है। 3 स्पीसीज दी हुई है, एक Cl2O है, एक ClO2 है, एक ClO2 नेगेटिव है, ठीक है। ये 3 स्पीसीज दी हुई है। देखो आपको बना के दिखाता हूँ तीनों की स्ट्रक्चर। देखो आपको एक बात बताया था कि लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब Cl2O की स्ट्रक्चर जो बनती है वो इस तरीके से बनती है। एक ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, ऐसे बनता है। एक ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन, वाटर की जैसी शेप बनती है। जैसे वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, ये शेप बनती है। इसमें कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ClO2 की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ClO2 की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गए। ClO2 की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब क्लोरीन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखेंगे लोन पेयर तो एक ही होता है, एक इसके पास फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है। चलो अब इस एक स्ट्रक्चर बच गई, कौन सी, ClO2 नेगेटिव। ClO2 नेगेटिव होता है इस तरीके से, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा स्पीसीज है। डबल बॉन्ड हो और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो क्लोरीन पे कितने लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। देखो 1 2 3 4, तो इस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो इस Cl पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर यहाँ पर, 2 लोन पेयर यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो जिसमें लोन पेयर सबसे कम होंगे वहाँ रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो आएगा वो इसमें आएगा, कौन सी स्पीसीज में, ClO2 के अंदर। किसके अंदर, ClO2। तो इसका पहला नंबर तो आएगा ClO2 का। तो पहले तो देखो कौन से ऑप्शन में ClO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा दे रखा है। ऑप्शन C और D में दे रखा है, ऑप्शन C और D में दे रखा है ClO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। अब दूसरे नंबर पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर 2 है, यहाँ पर भी लोन पेयर 2 है। अब आपको एक बात पता होगी, यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट कौन है, क्लोरीन, और यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक बताने वाला हूँ बॉन्ड एंगल निकालने की, लिख लो। क्या,
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी ज़िंदगी में गलती हो जाए तो बता देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ये केस आपको कब लगाना है, जब आप सेम लोन पेयर के चक्कर में फंस जाओ। तो यहाँ पर दोनों लोन पेयर सेम है। देखो, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूँ। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके भी क्लियर हो सकते हैं अगर आप वीडियो को रेगुलरली देखते रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे और सारी शॉर्ट ट्रिक्स को एनडी सर की बताई हुई ट्रिक्स को नोट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो जब लोन पेयर दोनों के सेम हो तो चेक कर लो, जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। अब सेंट्रल एलिमेंट में यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, लेकिन आपको पता है क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो यही ऑर्डर आएगा इसका। दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला कंपाउंड Cl2O, दूसरे नंबर पर आएगा Cl2O और तीसरे नंबर पर आएगा आपका ClO2 नेगेटिव। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ClO2, Cl2O, ClO2 नेगेटिव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब इसका एग्जांपल देके दिखाऊं आपको। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट वाला, जैसे एक ले लो, एक आपके पास अमोनिया है, एक आपके पास फॉस्फीन है, एक आपके पास आर्साइन है, एक आपके पास टीबाइन है, एक आपके पास बिस्मिथाइन है। आपसे कहते हैं इनको बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है और बिस्मिथाइन में बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट की तो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी सराउंडिंग एटम की चेक करनी हो, सेंट्रल की नहीं, सराउंडिंग एटम की, ये कब देखेंगे, जब सेंट्रल एलिमेंट सेम हो, सराउंडिंग एलिमेंट डिफरेंट हो। तो ये दोस्तों बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल बताता हूँ आपको हर बार आकर मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट की बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सराउंडिंग एलिमेंट की बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप कहेंगे सर इसका एक एग्जांपल और दे दो तो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका एग्जांपल जरूर दूंगा मैं। एक आपके पास है PF3, एक है PCl3, एक है PBr3 और एक है PI3। तो देखो चारों में सेंट्रल एलिमेंट सेम है, फास्फोरस 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 फास्फोरस, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। लेकिन अब की बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी चेक कर रहे हैं, सराउंडिंग एटम की, क्योंकि इसमें सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन, इसमें कौन है, क्लोरीन, इसमें कौन है, ब्रोमीन, इसमें कौन है, आयोडीन। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है, आयोडीन की। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपका आएगा PI3 में, फिर आएगा PBr3 में और फिर आएगा PCl3 में और सबसे कम आएगा PF3 में। बताओ आया कि नहीं आया, मज़ा आया नहीं आया? तो 2 फंडामेंटल नोट कर लो, पेपर में कभी गलती नहीं होगी। चलो 26 क्वेश्चन हो गए डेफिनेटली। और देखो याद रखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर इसमें 2-3 फंडामेंटल और बच गए, क्योंकि आपको जो पिलर याद रखने हैं इस चैप्टर के, जो पिलर हैं वो MOT है, उसके सारे फंडामेंटल मैं आपको बता चुका। एक हाइब्रिडाइजेशन है, उसके सारे फंडामेंटल मैं आपको बता चुका। ठीक है, एक आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। हाँ, एक कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जरा से देखो, किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये मोस्टली टीचर्स को पता होगा, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए फजान साइंटिस्ट ने रूल दिए थे, फजान्स रूल। और फजान्स रूल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उसने बोला था एक तो ये पहला रूल क्या कहता है, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द
कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि कैटायन का साइज कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं आपको सीधा ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि फजांस रूल ने क्या कहा था। देखो सीधा का सीधा डाटा याद रखो, और वो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। एक तो पहला डाटा दिया था साइज ऑफ कैटायन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा क्या बताया, साइज ऑफ एनायन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। और तीसरा याद रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चार डाटा याद रखेंगे, आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, और ये आपको अप्लाई कब करना है, जब स्पीसीज में कैटायन एनायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए। अभी दूंगा एग्जांपल, कैटायन एनायन में स्पीसीज कैसी हो जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तब लगाना है। और एक लास्ट और है, वो नोट कर लो, उसका दाम है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। ये भी क्या है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या है, ये कैटायन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो और रेडियस कम से कम हो। कैटायन के लिए, कैटायन के लिए क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के साइज को बताती है, तो रेडियस कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो निकाल के देखते हैं, तो ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अब इसको सारे एग्जांपल आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सर पहले एग्जांपल पे क्वेश्चन दिखाओ कैसे कैसे बनेंगे। देखो ये फजांस रूल है, 3-4 है इस पे रूल। पहले एग्जाम्पल देखो, पहले पे कैसे बनेगा, एक आपके पास है LiCl, एक है NaCl, एक है KCl, एक है RbCl। एल्कली मेटल के हैलाइड है ये, चारों के चारों क्या है, एल्कली मेटल के हैलाइड। तो इसमें एनायन कॉमन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या देखेंगे, कैटायन का साइज देखेंगे। क्या देखेंगे, कैटायन का साइज। तो लिथियम कैटायन सबसे स्मॉल साइज होता है कैटायन में, तो इसमें कैटायन कौन है, Li पॉजिटिव, इसमें कौन है Na पॉजिटिव, इसमें कौन है K पॉजिटिव, इसमें कौन है Rb पॉजिटिव। तो कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपका LiCl कंपाउंड है, इसमें मोस्ट कोवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट कोवेलेंट। और लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन लेसर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपका लीस्ट कोवेलेंट, ये सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर है। और उल्टा कर दिया करो, कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो मोस्ट कोवेलेंट होता है वो लीस्ट आयनिक होता है। कई बार आयनिक कैरेक्टर पूछ लेते हैं, तो एक बार कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लो और उसका रिवर्स कर दो, वो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जो लीस्ट कोवेलेंट होता है वो मोस्ट आयनिक भी तो होता है। हाँ जी, जैसे पेपर में जाता है इसके कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, LiCl, देन NaCl, देन KCl, देन RbCl। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। और आपसे कहते हैं आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो, तो आयनिक कैरेक्टर उल्टा कर दो, RbCl, देन KCl, देन NaCl एंड देन LiCl। तो ऊपर वाला ऑर्डर किसका है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और नीचे वाला ऑर्डर किसका है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया साइज ऑफ कैटायन वाला। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल। अब मैं इसमें रिलेट कराता हूँ एनायन के साइज के ऊपर, एनायन के साइज के ऊपर। तो देखो आपके पास है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड,
और सोडियम आयोडाइड। अब की बार मैंने कैटायन चारों कॉमन लिए हैं। अब एनायन का साइज देखेंगे। जब कैटायन कॉमन हो तो एनायन का साइज देखो, एनायन कॉमन हो तो कैटायन का साइज देखो। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब देखो चारों में एनायन कौन है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। सबसे लार्जर एनायन है, I नेगेटिव लार्जर एनायन है। लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो NiI क्या होगा इस कंपाउंड के अंदर, दिस विल बी मोस्ट कोवलेंट। तो ये क्या होगा, दिस विल बी लीस्ट कोवलेंट। तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, NiI, NiBr, NaCl और NaF। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। और जो मोस्ट लीस्ट कोवलेंट है वो आपका मोस्ट आयोनिक है, और जो मोस्ट कोवलेंट है वो आपका लीस्ट आयोनिक है। रिवर्स क्वेश्चन इज आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। अब देखो ये बताता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो पेपर में आ गया एक NaCl, एक MgCl2 और एक आपसे कह दिया AlCl3। इन तीनों को कोवलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखो एनायन तीनों में कॉमन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। कैटायन देख लो, कैटायन एक है Na पॉजिटिव, एक कैटायन है मैग्नीशियम +2 और एक कैटायन है एल्यूमिनियम +3। और आप यहाँ से देख पा रहे हो तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो मैंने यही बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस आ जाए तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायन के ऊपर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही कम आएगा। कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही। एक मिनट चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर जरा सी माइनर सी मिस्टेक हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, भाई चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, लार्जर इज द साइज। एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से नोट मत करना। तीसरा बताता हूँ, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा होता है मोर इज द चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, क्योंकि कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। भाई कैटायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, एल्यूमिनियम +3 पे, तो एल्यूमिनियम +3 का कैटायन सबसे छोटा होगा। तो स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आयनिक साइज का कल मैंने ऑर्डर बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबसे छोटा साइज किसका है, एल्यूमिनियम +3 का। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये ऑर्डर आएगा आपका कोवलेंट कैरेक्टर का, संभाल लोगे। और एनायन में भी हम चेक कर लेंगे, क्या क्या चेक कर लेंगे, एनायन में भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। जैसे आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा आपको मैं यहाँ से। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए, एक आपके पास है NaF, एक आपसे कह दूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक आपसे कह दूँ मैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इन तीनों को कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखो यहाँ पर कैटायन कौन है, Na पॉजिटिव, यहाँ पर कैटायन कौन है, मैग्नीशियम +2, और यहाँ पे कैटायन कौन है, एल्यूमिनियम +3। यहाँ पे एनायन कौन है, F नेगेटिव, यहाँ पे एनायन कौन है, O2 नेगेटिव, और यहाँ पे एनायन कौन है, N3 नेगेटिव। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कैटायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, ये रहा, और एनायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, ये रहा। तो एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, लार्जर साइज ऑफ एनायन, ये एनायन सबसे बड़ा है, और कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा ये सबसे स्मॉलर साइज है, कैटायन है। तो दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, हाँ जी। तो ऑर्डर यही रहने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम +3 की बात करूं, सबसे छोटा कैटायन है, ये सबसे बड़ा कैटायन है। और अगर F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव की बात करूं तो सबसे लार्ज एनायन है, तो सबसे मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आपने बताया भी था मैंने एग्जांपल कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज ए कोवलेंट सॉलिड। आ गया याद, डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा कि मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था जब।
कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्योरली कोवैलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, आगे समझ में फंडामेंटल। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, हाइब्रिडाइजेशन ये वगैरह वगैरह। ठीक है, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, एक आपसे कह दे Li2 पॉजिटिव है, एक आपसे कह दे Li2 नेगेटिव है, और एक आपसे कह दे Li2 है। इन तीनों को आपसे कह दे, इन तीनों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो क्या करोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं, घबराना नहीं है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, तो 2 में कितने हो गए, 6, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, 4, 6 में से एक ऐड करो, कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Li2 में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो तीनों को एक बार भर के देखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, तो इसमें तो 5 है, और सिग्मा 2s1, एक तो ये आएगा, इसकी कितनी आएगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, और सिग्मा स्टार 2s1, यही आएगा 7 इलेक्ट्रॉन। 2, 4, 6 और एक 7, और 6 वाले का कैसे आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, यही बनेगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, एक बार देखते जाओ। इसमें देखो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और एक 3, Nb कितने हैं, 3, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 5 में से, 7 में से देखो 2, 4 तो क्या हो गए आपके बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं ध्यान से देखो, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 3, 2 और एक 3। ठीक है, स्टार वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग होते हैं। इस 6 में से देखो आपके बॉन्डिंग कितने हैं, 4, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 ही हैं। आप देखो मतलब 2 एंटी बॉन्डिंग हर किसी में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 है। देखो एक बात तो याद रखना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे मैं यहाँ दिख रहा हो आपको, लिख लीजिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको किससे लिख रहे हैं, Na से लिख रहे हैं, Na से, किससे लिख रहे हैं, A लिख लो यहाँ पर, Na से लिख रहे हैं इसको, स्मॉल a, नहीं तो अवोगाड्रो नंबर लगेगा। Na कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, लेसर इज द स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। याद रखना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर होते हैं, तो इट लीड्स टू डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बिल्कुल डेफिनेटली घटा देते हैं। और चाहे यहाँ से आपको निकाल के दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर 1 मिनट, एक गलती तो नहीं हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने हैं, 7 है, तो 7 में से 4 तो बॉन्डिंग है, गलती हो गई, 4 तो बॉन्डिंग है और 3 एंटी बॉन्डिंग है। तो एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, कितना आया, 1/2, 0.5 आ रहा है। इसको करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 3/2 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है, 3/2, 3 - 2 1/2, ये भी कितना आ रहा है आपका 1.5। और यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 4/4 - 2/2, तो कितना आता है 2/2। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, देखो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 ही है, यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग में 2 ही हैं और इसमें एंटी बॉन्डिंग में 3 है। तो मैंने क्या बोला था आपको, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटा देते हैं। और इसका एक रिवर्स कॉन्सेप्ट हो याद रखो कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मोर इज द स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और देखो बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, तीनों में से सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है, Li2 की है, क्योंकि Li2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है और Li2 पॉजिटिव और Li2 नेगेटिव में 0.5 आ रहा है। अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो स्टेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। कई बार ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो स्टेबिलिटी भले ही सेम ना हो, क्यों, क्योंकि इसमें 3 एंटी बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग है, 3 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, इसमें 4 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है तो लिखा है मैंने, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2 है तो स्टेबिलिटी इसकी कम होएगी, इसकी ज़्यादा होएगी। तो Li2 पॉजिटिव पहले आएगा और Li2 नेगेटिव बाद में आएगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, फेस करने को मिल सकते हैं, गलती मत करना। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी हो गया। बाकी और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूँगा, बीच बीच में ऐसी सीरीज चलती रहेगी। और जब एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराएंगे तो उसमें साथ साथ KVS NVS के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, डेफिनेटली। और वहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएंगे जिनको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मैंने आपको सफिशिएंट तैयारी करवा दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। बाकी इस वीडियो में आपको मैं 30 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन तक मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ और बाकी क्वेश्चन मैं आपसे अगले वीडियो में पूछ लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, और आपको एक टास्क दे के जा रहा हूँ, वो आपको सबको बताना है। ये सबका HW है, जो मुझे बताएगा सबसे पहले उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरप्राइज देंगे। एक लिख लो, O3 है, एक O2 है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 3 स्पीसीज है। इन तीनों स्पीसीज को मैं नाम दे देता हूँ। ये स्पीसीज A है, ये स्पीसीज B है, ये स्पीसीज C है। इन तीनों स्पीसीज को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कितने करते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे बिल्कुल ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ होमवर्क के अंदर। एक है कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। एक मैं दे रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और एक आपको दे रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्या कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। इसमें CO बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप करके दिखाएंगे मुझे डेफिनेटली। तो इसमें भी लिख लीजिए, ये A है, ये B है और ये C है। और 3 क्वेश्चन और देके जा रहा हूँ डेफिनेटली। एक NO3 नेगेटिव है, एक PO4 3 नेगेटिव है, लिख लीजिए। एक ClO4 नेगेटिव है, क्या है, ClO4 नेगेटिव डेफिनेटली। इन तीनों स्पीसीज को भी आपको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखते हैं कौन अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करता है। 3 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। दीज आर वेरी होमवर्क। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे खास बात, कल 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अपने शेड्यूल में चेक करना। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पूरा ऑर्गेनिक का वीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की जाएगी, पूरे डेप्थ में जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर की मुझे डिमांड कर सकते हैं। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए ना, वो किसी भी लेक्चर की डिमांड कर सकते हैं। अल्कोहल भी प्रिपेयर्ड है, फिनॉल भी प्रिपेयर्ड है, ईथर भी प्रिपेयर्ड है, अमीन भी प्रिपेयर है। और ऑर्गेनिक के मेरे पास कुछ अच्छे मैराथन लेक्चर हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करके रख देंगे। और 10 से 16 अक्टूबर के बीच में पूरी ऑर्गेनिक हमें ख़त्म कर लेनी है।
10 से 16 अक्टूबर के बीच में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम खत्म कर देंगे विद ऑल द फंडामेंटल एंड ऑल द शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपको एक सप्ताह पूरा यूटिलाइज करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शेड्यूल में देख लेना कल कौन सा लेक्चर मिलेगा, और ये लेक्चर आपको सुबह 10 बजे से पहले मिल जाएगा कल, ठीक है, आपको 10 बजे से पहले मिल जाएगा। कौन सा लेक्चर? ये लेक्चर, और आपको साथ में PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, थैंक यू।